हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल टॉपर्स की क्लासेज। आज है जय प्रकरण पार्ट 3 का वीडियो। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। तो परिवहन होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। फिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद मानव में परिसंचरण तंत्र, रक्त वाहिकाएँ या रक्त और हृदय पढ़ेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर परिवहन के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। परिवहन, वहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसी को वहन कहते हैं। परिवहन मतलब किसी पदार्थ को, जीवों के शरीर में किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब देखिए इसी परिवहन में आता है परिसंचरण तंत्र। अब देखिए परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिकाओं और रक्त से बनी एक प्रणाली है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक पोषक तत्वों में कौन कौन है, ऑक्सीजन है, हार्मोन है और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों को परिवहन करता है। यही परिसंचरण तंत्र है। अब देखिए परिसंचरण तंत्र का एक और कार्य है जो कि अपशिष्ट पदार्थों मतलब अनावश्यक पदार्थों या वेस्ट पदार्थों को ये क्या करता है, हटाता है। अब देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार को। तब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हो गया परिसंचरण तंत्र। अब इसके जो परिसंचरण तंत्र है इसको दो प्रकार में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए जो खुला परिसंचरण तंत्र है ये सिर्फ कीटों के लिए होता है, मतलब कीड़ों मकोड़ों के लिए होता है, कीड़ों के लिए। और जो बंद परिसंचरण तंत्र है वो मनुष्यों और जानवरों के लिए होता है। अब देखिए जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसमें जो रक्त होता है गुहाओं में बहता है, रक्त वाहिकाओं में नहीं बहता है, इसमें गुहाओं में बहता है। जो गुहा होता है उसमें बहता है, वाहिकाओं में नहीं बहता है। और बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है वो वाहिकाओं के अंदर रहता है और हृदय के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए इसके बाद देख लेते हैं बंद परिसंचरण तंत्र को। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। अब देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र को देख लेते हैं, इसको विस्तार में बताएंगे। पहले से मिटा लेते हैं, इसको मिटाकर रुधिर परिसंचरण तंत्र को विस्तार में बताएंगे। रुधिर आएगा, रुधिर के अंदर जो रुधिराणु होंगे सब उसके बारे में बताएंगे। रुधिराणु के बाद उसके बाद जो प्लाज्मा होगा उसमें उसको बताएंगे। जो रुधिराणु होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद बता रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र को। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है रक्त या रुधिर बोलते हैं, और दूसरा होता है रुधिर वाहिनियां या रुधिर वाहिनिकाएं बोलते हैं, और तीसरा है हृदय। अब पहले सबसे पहले देख लेते हैं रक्त होता क्या है। रक्त को हम लोग रुधिर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए रक्त जो है हमारे शरीर में तरल संयोजी के रूप में पाया जाता है और ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में, जितने भी स्वस्थ मनुष्य है, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। 5 से 6 लीटर ब्लड यानी रक्त पाया जाता है या रुधिर पाया जाता है। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में, रोगी में नहीं। अब देखिए जो कि हमारे पूरे शरीर का, कुल शरीर का 7 से 8% होता है। 7 से 8%। सबसे पहले हम रक्त देखें। रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जो कि क्षारीय माध्यम में पाया जाता है और नमकीन टाइप होता है। कैसा होता है, नमकीन होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर का, कुल शरीर का, पूरे शरीर का 7 से 8% होता है। अब देखिए जो रक्त होता है या रुधिर होता है, जो रक्त होता है उसके तरल माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसके तरल माध्यम को हम लोग प्लाज्मा कहेंगे। और देखिए जो रक्त या रुधिर होता है उसके तरल माध्यम को प्लाज्मा कह दिए, प्लाज्मा। और इसमें बहने वाले, इसमें जाने वाले रुधिर कणिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। ये इतना आप लोग समझ लिए। जो रक्त होता है उसके तरल माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं,
प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा में जाने वाले रुधिर कणिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? रुधिराणु कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। अब देखिए, जो आरबीसी होता है, आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी को इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड मतलब होता है लाल, ब्लड मतलब होता है रक्त, और सेल्स मतलब होता है कोशिका, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू मतलब होता है व्हाइट, बी मतलब होता है ब्लड, सी मतलब होता है सेल्स। व्हाइट मतलब होता है सफेद यानी श्वेत, अब ब्लड मतलब होता है रक्त यानी रुधिर, और सेल्स मतलब होता है कोशिकाएं या कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। और जो प्लेटलेट्स होता है तीसरा है प्लेटलेट्स। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। तो सबसे पहले इसे हम लोग मिटा लेते हैं। अब देखिए जो रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जैसे कि आपको हम पहले बता चुके हैं। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब देख लेते हैं इनमें अंतर क्या है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में अंतर क्या है? ये हमारे कमी में होने से कौन सा रोग उत्पन्न करता है, किसका जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक ये हमारे शरीर में रहते हैं सब। अब देखिए, जो आरबीसी होता है इसका आकार निश्चित होता है और कैसा होता है? गोल का आकार का होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब कैसे हो जाएगा, एक समान नहीं होगा। अब जो प्लेटलेट्स होता है उसका आकार लेंस के आकार का होता है। कैसा होता है? लेंस के आकार का होता है। लेंस आप लोग देखे होंगे वैसा ही आकार का होता है, लेंस के आकार का होगा। अब ये हो गया पहला हम लोग का अंतर। दूसरा देख लेते हैं, आरबीसी में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक वो जो कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। लेकिन आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं होते हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होते हैं और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होते हैं। अब देखिए आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण है, हेमोग्लोबिन। ये हर एक पेपर में पूछता है, आरबीसी में जो होता है हेमोग्लोबिन पाया जाता है। अब यही हेमोग्लोबिन है जिसके कारण जो हमारा रक्त होता है, जो खून होता है वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इसी हेमोग्लोबिन के कारण जो हमारा खून है वो क्या होता है? लाल होता है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी है कि किसके कारण जो हमारा खून होता है वो लाल होता है, तो RHB हेमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी है उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। अब जो प्लेटलेट्स है इसमें तो इसका जिक्र ही नहीं होता है। जो प्लेटलेट्स इसमें उसका जिक्र नहीं होता है, उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। अब देखिए जो आरबीसी है उसकी संख्या हमारे शरीर में कितना होता है? 45 से 50 लाख होता है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा 45 से 50 लाख इसकी संख्या होगा। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या हमारे शरीर में 6000 से 10000 तक होती है। कितना होता है? 6000 से 10000 तक होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या हमारे शरीर में कितना होता है? 1.75 लाख से 2 लाख तक होता है, मतलब 1.5 लाख से ऊपर प्लस 2 लाख। अब देखिए जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल, लाइफ स्पेंड कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जीवन काल, लाइफ स्पेंड हमारे शरीर में कितना होता है? 120 दिन। लेकिन एक रोग होता है थैलेसीमिया नामक रोग होता है। एगो थैलेसीमिया नामक रोग है जिसके कारण से, थैलेसीमिया जो रोग है, थैलेसीमिया नामक रोग है, जिस भी रोगी को हो जाएगा उसका जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन था वो घटकर कितना हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा। थैलेसीमिया नामक रोग जिस भी मनुष्य को हो जाएगा जिसमें आरबीसी 120 दिन रहता था उसमें बस कितने दिन जीवित रहेगा? 20 दिन बस जीवित रहता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 5 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन होता है। अब देखिए जो आरबीसी होता है इसके कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। तो देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है इसके कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती हैं। हमारे अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं जो कि हम जब भी बीमार होते हैं तो
तो क्या होता है, जो रोग होता है उसे लड़ने का कार्य करता है, जो रोग होता है उसे क्या करता है, लड़ने का कार्य करता है। और जब WBC की कमी हो जाती है तो वहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती है। अगर हमें कोई भी रोग हो जाएगा तो उसे लड़ने का कार्य नहीं करेगा। तो ये WBC की कमी है। WBC की कमी से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती है, रोग से लड़ने की हमारी शक्तियां कम हो जाती है। अब देखिए जो प्लेटलेट्स है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, इसके कमी से पीलिया रोग होता है। जो प्लेटलेट्स है, जो प्लेटलेट्स है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, पीलिया नामक रोग होता है। अब देखिए जो पीलिया नामक रोग होता है, हमारा शरीर पीलापन कर देता है, पीलापन कर देता है, ना व्हाइट दिखता है ना रेड दिखता है, सीधा पीला कर देता है। इसके कमी से पीलिया नामक रोग होता है। अब देखिए जब पीलिया नामक रोग होगा तो बकरी का दूध पपीता खाने से जो होता है पीलिया नामक रोग ठीक होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या है, पहले एक बार और बता दे रहे हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, रक्त, रुधिर वाहिनियां और हृदय में। अब रक्त में हम लोग देखे हैं, रक्त के बारे में बताएं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। अब देखिए रक्त में जो रक्त है उसमें तरल माध्यम में प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा के अंदर जो बहता है तरल माध्यम में उसको हम लोग क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। और रुधिराणु में रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब देखिए जो रुधिर कणिकाएं हैं उसको 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। आरबीसी के बारे में बता दें, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसका हम लोग अंतर देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे रुधिर वाहिनियां, उसके बाद हृदय पढ़ेंगे और उसके बाद आपका लसिका तंत्र आएगा। लसिका तंत्र के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इसको मिटाकर हम लोग दूसरा लिख देते हैं। अब देख लेते हैं रुधिर वाहिनियां को। तो रुधिर वाहिनियां क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि रुधिर वाहिनियां क्या होता है। तो वे वाहिनियां जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, पूरे शरीर में बहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां कहते हैं। हम लोग एक बार और बता देते हैं आपको कि रुधिर वाहिनियां होता क्या है। तो वे वाहिनियां जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां कहते हैं। अब देखिए ये जो रक्त वाहिनियां है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा और तीसरा होता है केशिकाएं। अब देखिए धमनी, शिरा और केशिकाओं में अंतर क्या है, ये धमनी क्या है, शिरा क्या है, केशिकाएं है। केशिकाएं क्या है, तो धमनी क्या है इसको पहले जान लेते हैं। तो धमनी जो है इसमें रुधिर हृदय से अंगों तक जाता है। रुधिर को अभी हम बोले हैं रक्त भी कहते हैं। इसमें जो रक्त है हृदय से अंगों तक जाता है। जो हमारा हृदय है वहां से कहां तक जाएगा, पूरे अंगों तक जाएगा। अब देखिए धमनी ये हो गया। अब शिरा क्या है, तो शिरा अंगों से हृदय तक आता है, हृदय तक ले आता है। जो शिरा होता है उसमें रुधिर जो होता है वो हृदय से कहां तक, अंगों से हृदय तक लेकर जाता है। अब देखिए जो केशिकाएं क्या है। अब सबसे पहले बड़ी बात यह है केशिकाएं क्या होते हैं इसको पहले समझिए। जो केशिकाएं हैं वो धमनी और शिराओं को, जो धमनी है और शिरा है इन दोनों को जोड़ने वाली नलिकाएं हैं या वाहिकाएं बोल सकते हैं, इसको वाहिकाएं बोल सकते हैं। जो धमनी है, केशिकाएं हैं, ये धमनी और शिरा को क्या करती है, जोड़ने वाली वाहिकाएं हैं, एक लंबी वाहिकाएं होती हैं। अब देखिए जो धमनी है इसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है और कम लचीली होगी। जाहिर सी बात है अगर कोई वस्तु मोटा है तो उसको पचका सकते हैं या उसको हम लोग लचका सकते हैं, नहीं लचका सकते हैं। तो शिरा, अब इसके बाद देख लेते हैं शिरा को। तो शिरा की दीवार जो होती है पतली होती है। अब देखिए जैसे बांस का एक छोटा पतला डंडा ले लीजिए और उसको लचकाएंगे तो लचक जाएगा। तो जो शिरा होता है वो पतली होती है और जब पतला होगा तो कैसा होगा, लचीला होगा। अब देखिए जो केशिकाएं हैं, केशिकाएं की दीवार पतली होगी और कोशिकाओं में पोषक तत्वों तथा किसका, अवशिष्ट पदार्थों, अनावश्यक पदार्थ या वेस्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है। मतलब लेता और देता है, लेता और देता है। अब देखिए धमनी में खाली होने पर, खाली स्थान होने पर भी नहीं पिचकता है। धमनी जो होता है इसमें खाली होने पर भी नहीं पिचकता है, लेकिन जो शिरा है उसमें खाली होने पर पिचक जाता है या चिपक जाता है। अब देखिए धमनी को त्वचा से दूर होता है। कहाँ होता है, त्वचा से दूर होता है, गहराई में स्थित होता है, ये गहराई में पाया जाता है। और जो शिरा होता है वो त्वचा से नजदीक में होता है। कहाँ होता है, त्वचा से नजदीक में होता है।
अब देखिए जो धमनी है, धमनी में एक पल्मोनरी धमनी होता है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां, जितने भी पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, पल्मोनरी धमनी को फुसफुस धमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुसफुस धमनी भी कहते हैं। अब देखिए जो पल्मोनरी धमनी है, इसको छोड़कर जितने भी धमनियां हैं उन सभी में कौन से रक्त का, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। कैसा होता है? जो शुद्ध रक्त है उनका परिवहन होगा। अब देखिए जो सीरा है, इसमें पल्मोनरी सीरा को छोड़कर, किसको छोड़कर? पल्मोनरी सीरा को छोड़कर शेष सभी सीराओं में अशुद्ध रक्त, मतलब जो शुद्ध ना हुआ वो अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग हृदय को। हृदय के बाद लसिका तंत्र को देखेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे जैव प्रक्रम, फोर्थ में उत्सर्जन पढ़ेंगे। उत्सर्जन के सभी क्रियाओं को पढ़ लेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग हृदय को। हृदय क्या है? तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग हृदय को देख लेते हैं। हृदय को हम लोग इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। अब देखिए जो मनुष्य होते हैं उनमें हृदय में, जो मनुष्य होते हैं उनमें हृदय 4 कोष्ठों में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हृदय वो कैसा अंग है। तो ये मांसपेशियों वाला अंग है। जो हृदय है एक मांसपेशियों वाला अंग है। और देखिए मनुष्यों में हृदय की चैम्बर यानी कोष्ठ 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। मनुष्यों का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, कोष्ठों या चैम्बर में बटा होता है। अब देखिए जो हृदय होता है वो तीन पेशीय ऊतकों में क्या होता है? विभाजित होता है, मतलब बटा होता है। जो हमारा हृदय होता है वो 3 पेशीय ऊतकों में विभाजित होता है। अब देखिए हृदय के भित्तियों के बीच हृदय पेशीय मायोकार्डियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मायोकार्डियम के बने होते हैं। और इसके सबसे महीन सतहों को एंडोकार्डियम कहते हैं तथा इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। तथा बाहरी सतहों को एपिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, इसके सबसे महीन सतह को एंडोकार्डियम कहते हैं तथा इसकी सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। अब देखिए जो हमारा हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। एक होता है दायालिंद, फिर बायालिंद, दायानीले और बायानीले। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान चलिए 4 कोष्ठ है, 1 2 3 4, ये दायालिंद, ये बायालिंद, ये दायानीले और ये बायानीले। अब देखिए जो शरीर के नीले की भित्ति अलिंदों की भित्ति की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। जो ये नीले की भित्ति है अलिंदों की भित्ति की अपेक्षा क्या होती है? मोटी होती है, थोड़ा मोटा होता है। इसकी जो परत होता है वो मोटा होता है। अब देखिए जो शरीर के ऊपरी भाग से यहाँ से शरीर, ये जो शरीर है इसके ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य कौन करता है? अग्र महाशिरा द्वारा शरीर को ऊपरी भाग से क्या किया जाता है? रक्त को लाया जाता है। अब देखिए शरीर के निचले वाले भाग से अशुद्ध रक्त को कौन? पश्च महाशिरा द्वारा लाया जाता है, परिवहन होता है। शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त का परिवहन अग्र महाशिरा द्वारा तथा निचली भाग से पश्च महाशिरा द्वारा होता है। शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? अग्र महाशिरा। और शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? पश्च महाशिरा। अब देखिए ये 2 जो शिराएं होंगी सब ये कहाँ खुलेंगी? सब हृदय के दायां आलिंद में खुलती हैं। सब कहाँ खुलती हैं? सब हृदय के दायां आलिंद में। अब देखिए हृदय के दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त आ गया। अब जिस वक्त ये अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में आएगा उस समय जो इसका आकार है सभी कोष्ठों के अलावा, तीनों एक कोष्ठ हैं सब, इन सब से थोड़ा फूला होगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। अब देखिए अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में आ गया। अब देखिए अब इसको दायां आलिंद से दायां नीले में लाना है। तो इसमें 3 छिद्र होता है। नीले छिद्र जिसको बोलते हैं ट्राइकॉप्सेट बाल बोलते हैं, त्रिलवनी बोलते हैं इसको। ट्राइकॉप्सेट बाल या त्रिलवनी बोलते हैं इसको। अब इसी माध्यम से ये जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाएगा? दायां नीले में आ जाएगा। दायां नीले से अब यहाँ से जो फुसफुस धमनी है इसको लेकर कहाँ चली जाएगी? फेफड़े में लेकर चली जाएगी, जहाँ पर गैसों के आदान प्रदान से, जो गैस होते हैं उसमें उसके आदान प्रदान से। अब देखिए जो फेफड़ा है उसमें वायुकोष लगे होते हैं, कुपिका लगी होती है, उसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का एक अस्थायी रूप है। जो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा और उसके बाद जो हमारा रक्त होगा वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए इसी के द्वारा इस शुद्ध रक्त फुसफुस धमनी के द्वारा इस शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बायां आलिंद में आ जाएगा।
अब देखिए बायां अलिंद में आ गया शुद्ध रक्त, यहाँ से अशुद्ध रक्त आया है। जो दायां नीला है यहाँ से अशुद्ध रक्त आया है फुफ्फुस धमनी के द्वारा, कहाँ पर आया है? फेफड़े में। अब यहाँ पर जो कूपिका लगी है सब, जो वाइकोस लगे हैं सब फेफड़े में, वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा, O2 CO2 का आदान प्रदान होगा, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा, जिसके वजह से जो हमारा रक्त है क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा रक्त शुद्ध हो गया है, अब यहाँ से शुद्ध रक्त जाएगा, यहाँ से शुद्ध रक्त आएगा बायां अलिंद में। अब देखिए जब बायां अलिंद में आएगा तो इसका जो कोष्ठ होगा थोड़ा फूल जाएगा, क्या हो जाएगा? फूला हुआ हो जाएगा। तो इसमें भी 3 गो छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइकप्सेट वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाइकप्सेट वाल्व, जिसके द्वारा ये जो शुद्ध रक्त है कहाँ आ जाएगा? बायां नीले में आ जाएगा। अब देखिए जो बायां नीला है, बायां नीला है, इसका जो मोटाई होगा बहुत चौड़ा होगा, थोड़ा मोटा होगा, इसके जो परत होंगी सब मोटी होंगी सब। अब देखिए जो बायां नीला है इसमें शुद्ध रक्त आकर इकट्ठा हो गया और थोड़ा फूल गया। अब देखिए इसमें 3 गो छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस कहते हैं। इसको आप लोग जानना पड़ेगा। जो कोरोनरी साइनस है इसमें अगर एगो बंद हो जाता है, अगर ऑयली फूड ज़्यादा खाने से अगर इसका एगो बंद हो जाएगा तो पहला हार्ट अटैक आएगा। फर्स्ट स्टेज हार्ट अटैक का पहला स्टेज ये इसी से आता है। तो डॉक्टर को होता है बच जाएगा आदमी, जो आदमी होते हैं वो बच जाएगा, इंसान बच सकता है। फिर दूसरा अगर भर जाएगा, दूसरा भी अगर ये बंद हो जाए तो सेकेंड स्टेज आता है। हार्ट अटैक का सेकेंड स्टेज आता है। अगर ये तीनों बंद हो जाए तो क्या होगा? आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसी के द्वारा सभी अंगों तक शुद्ध रक्त को पूरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए जो यहाँ पर शुद्ध रक्त है, यहाँ पर जो शुद्ध रक्त है ये कोरोनरी साइनस द्वारा जो बायां नीला है ये क्या करेगा? पंप करेगा या झटका करेगा? पंप करेगा तो धमनी, धमनिकाएं, महाधमनी, धमनी और धमनिकाएं और केशिकाएं के द्वारा हमारे शरीर के पूरे अंग में शुद्ध रक्त का परिवहन हो जाएगी, पूरे अंग तक शुद्ध रक्त पहुंच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लसिका तंत्र को। लसिका तंत्र क्या है इसके बारे में आप लोग बताते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बता